हेलो एंड वेलकम टू द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। ज़िंदगी के सफ़र में चलते हुए हमें कई बार कई चैलेंजेस आते हैं। ना चाहते हुए भी कई लोगों से काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और कई बार बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। पर क्या हर बार इन डिसएग्रीमेंट्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, चैलेंजेस में या फाइट्स में जीतना ज़रूरी है, या कभी कभी हम लेट गो भी कर सकते हैं? क्या हमारे पास एक्चुअली इतनी बैंडविड्थ भी है कि हम हर फ्रंट पे लड़ सकें? या फिर ऐसा तो नहीं होता कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतने के चक्कर में हम ज़िंदगी की बड़ी रेस में दौड़ना ही भूल जाते हैं? आज हम इसी सब बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं और ज़िंदगी की बड़ी चीज़ें मिस कर देते हैं। बिफोर वी डू दैट, मैं जस्ट कहना चाहता हूँ कि गुड टॉक पॉडकास्ट में चर्चिल और मेरा गोल रहता है टू हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी। हम कोशिश करते हैं कि लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच रखें और हर हफ्ते एक जनरल ऑप्टिमिज्म के साथ उसको अप्रोच करें, उसकी तरफ बढ़ें। एंड वी वुड लव इट अगर आप भी इस जर्नी में हमारे साथ रहें। सो मेक श्योर दैट यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड देन द बेल आइकॉन, ताकि हम हर हफ्ते मिलते रहें और एक दूसरे को इंस्पायर करते रहें। सागर, आज के टॉपिक की स्टार्टिंग में एक स्टोरी से करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है अबाउट मॉरिस एशली। मॉरिस एशली दुनिया के फर्स्ट ब्लैक चेस ग्रैंड मास्टर हैं। चेस वॉज प्राइमरीली कंसिडर्ड अ वाइट पर्सनस गेम, तो उसमें हमेशा जो ग्रैंड मास्टर बनते थे वो वाइट लोग होते थे। बट मॉरिस एशली वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक दिस होल पैराडाइम, और वो सबसे पहले ब्लैक चेस ग्रैंड मास्टर बने। एंड वो बेसिकली जमैका से थे, और वहाँ पे उन्होंने चेस खेलना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जमैका में उस समय पे जब वो छोटे थे तब टेलीविजन्स नहीं हुआ करते थे, एंड ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। तो उनके पास टाइम किल करने का और कोई तरीका नहीं था एक्सेप्ट कि वो बोर्ड गेम्स खेलें। एंड धीरे धीरे वो चेस में बेटर होते गए। उसके बाद वहाँ से उनकी मदर न्यूयॉर्क मूव कर गई, एंड वहाँ से फिर दूसरे स्टेट्स में मूव करती रही। एंड वहाँ पे उनके मदर के जाने के 10 साल बाद उनकी मदर उनको यूएस में लेके आ पाई थी। एंड वहाँ पे उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, एंड वहाँ पे भी उन्होंने चेस खेलना चालू किया। बट जब वो वहाँ पे चेस खेलने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि एक पर्सन जो उनकी क्लास में उनका फेलो स्टूडेंट था, उन्हें काफ़ी बार हरा देता था। तो उसको हराने के चक्कर में उन्होंने एक चेस बुक उठाई और उसे पढ़ा, और जब उस चेस बुक को पढ़ के उससे खेलने गए तो अगेन उस पर्सन ने उसे हरा दिया। एंड देन ही रियलाइज़ कि उन्होंने तो सिर्फ एक ही चेस बुक पढ़ी है, उस बंदे ने उसके जैसी बहुत सारी चेस बुक्स पढ़ी हैं, एंड उस बहुत सारी चेस बुक्स में से उसके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो वहाँ से उनका पैशन आया और उन्होंने चेस खेलना चालू किया उस पर्टिकुलर पर्सन को हराने के लिए। धीरे धीरे वो चेस में बेटर होते गए। फिर किसी ने उनको एक ब्लैक बेयर स्कूल है जहाँ पे सिर्फ ब्लैक लोग चेस खेलते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। एंड वो वहाँ पे गए तो उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे जो भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनमें उनसे कई ज़्यादा पोटेंशियल है, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ रखी है, उनके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। एंड वो उन सबसे बहुत छोटे तो हैं ही, प्लस उनका चेस का गेम भी उन सबसे बहुत नीचे है। बट जैसे जैसे वो वहाँ पे खेलते रहे उनका चेस बेटर होता गया। वो वहाँ की स्टोरीज़ बताते हुए बताते हैं कि कई बार वहाँ पे ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स या वहाँ के जो मेंबर्स रहते थे वो चेस में इम्प्रूव करने के लिए फॉरेन लैंग्वेजेस की बुक्स उठाते थे जहाँ पे चेस के गेम्स दिए होते थे, और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते थे ताकि वो समझ पाए कि फॉरेन प्लेयर्स कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं। एंड इस समय वो बताते हैं कि दिस शोज़ द मोटिवेशन, द टैलेंट, द पोटेंशियल ऑफ ऑल दोज प्लेयर्स। बट डिस्पाइट उन सब में मॉरिस से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट था, और उनकी स्टडी भी काफ़ी लंबी थी, उनमें से कोई भी चेस ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाया। एंड इट वॉज मॉरिस हु एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ग्रैंड मास्टर इन चेस। जब उनसे पूछा गया कि इसका कारण क्या था, तो वो बताते हैं कि इसका कारण ये था कि जब मैं वहाँ पे जाता था तो मैं नोटिस करता था कि वो सब लोग बहुत हार्डकोर कॉम्पिटिटर्स हैं, पर उनका लाइफ में सिर्फ एक ही पर्पस है, वो एक दूसरे को हराना चाहते हैं। तो जब भी वो कुछ नया सीखते हैं तो उसका पर्पस ये नहीं होता है कि वो अपना गेम इम्प्रूव करना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि कल अगर इसने मुझे हराया था तो मैं किसी तरह से आके आज इसको हरा दूँ। तो उनका जो पूरा कंपटीशन का पैराडाइम था वो वहीं तक सिमट गया था। एंड मॉरिस जैसे ही वो एक सर्टन लेवल पे पहुँचे, उन्होंने उस जगह से ब्रेकआउट किया और वो आगे निकले अपनी चेस की जर्नी को लेके जाने के लिए। एंड दिस सिंपल स्टोरी शोज़ के कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं, जैसे कि आपस में एक दूसरे को हराना, और उस चक्कर में हम लाइफ की बड़ी चीज़ें मिस कर जाते हैं। अगर उनमें से काफ़ी लोग जो ज़्यादा पोटेंशियल रखते थे वो भी बाहर ब्रेकआउट करने की कोशिश करते, तो शायद वो भी लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव कर पाते। दैट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है इस स्टोरी में एक चीज़ जो पता पड़ती है दैट इज़ कि आपको बिग पिक्चर हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।
क्योंकि अगर लाइफ में आपको कुछ भी करना है तो यू हैव टू एटलीस्ट नो कि आपका जनरल डायरेक्शन क्या है, आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। क्योंकि आपने चेस चैम्पियन को मेंशन किया, आई रिमेंबर कि नेटफ्लिक्स पे या अमेजॉन प्राइम पे मैंने एक मूवी पार्ट्स में देखी थी, एंड दैट वाज कॉल्ड क्वीन ऑफ काफके या काटके ऐसा कुछ। एंड उसमें एक ब्लैक लड़की होती है जो बहुत ही पुअर नेबरहुड से आती है, जिसके लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स होते हैं। आई रिमेंबर कि उसकी मॉम भी सिंगल मदर रहती है, शी हैज़ मोर सिबलिंग्स जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। एंड उनको एक टीचर मिल जाता है जो उसको चेस सिखाता है, और उसको दिखता है कि वो चेस बहुत अच्छा खेलती है, और वो उसको नेशनल चेस चैम्पियन बनाता है। तो दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी एक्चुअली। एंड उसमें भी मैंने देखा कि जब द पर्सन जो चेस चैम्पियन उसमें बन रही थी, जो सीख रही थी, वो लड़की भी बहुत सारी सिचुएशन से घिरी हुई थी, जिसको आप और मैं अगर देखेंगे तो हमें लगेगा बाप रे ये कितनी बड़ी बात है और इसमें से हम निकल कैसे पाएंगे। बट इन हर हेड द ओनली थिंग शी वांटेड टू डू वाज कि वो अपने चेस पे फोकस कर सके, क्योंकि वो उसका एस्केप भी था, उसका गोल भी था एक तरह से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने डिसाइड किया था कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें मेरे आसपास होती रहती हैं, जो लोगों के लाइफ में शायद बहुत बड़ा ड्रामा होगी, मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे सकती। आई कैन नॉट स्पेंड सो मच टाइम, स्पेंड सो मच एनर्जी ऑन इट। और मैंने देखा कि हम लाइफ में ये गलती अक्सर कर जाते हैं कि जिस चीज़ पे टाइम और एनर्जी कम खर्च करना चाहिए, उस पर शायद हम सबसे ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी खर्च कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ ऑन द थिंग्स जिसमें हमें जिसमें हमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, हमें पता पड़ेगा कि लाइफ में हम कहीं जा पा रहे हैं। सागर, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि हम में से काफ़ी लोग ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं जिनका पे बैक बहुत कम है। आप नोटिस करेंगे तो स्कूल में भी लोगों का प्राइमरी मोटिवेशन क्या रहता है कि मैं इस स्टूडेंट को या इस फ्रेंड को हराना चाहता हूँ। जब आप ऑफिस में भी जाते हैं तो सेम एनवायरनमेंट होता है। इट इज़ नॉट दैट कि आप अपनी बेहतरी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, आपको बस उस कलीग से थोड़ा सा आगे निकलना है। एंड मेरा इसमें यहाँ पे कहना ये है कि आप ज़िंदगी में हर फ्रंट पे बैटल नहीं लड़ सकते, आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है और बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लड़ने की। सो आपको अपनी बैटल्स बहुत वाइजली चूज़ करनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे बैक सच में अच्छा है और वहाँ पे लड़ने का मतलब है, और उस तरीके से आपको अपनी बैटल्स डिवाइस करनी पड़ेंगी ताकि जब आप जीतें तो आपका पे बैक ज़्यादा हो। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप छोटी छोटी बैटल्स पिक करते रहेंगे और आप ऐसी जगह अपने एफर्ट्स लगाते रहेंगे जहाँ पे कुछ रिवॉर्डिंग नहीं है, जहाँ पे सिर्फ सिंपल छोटा सा ईगो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, बट आपकी लाइफ में कोई मार्जिनल चेंज नहीं आता है, तो आप नोटिस करेंगे कि आप पूरे टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं बट आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पा रही है। एक लेवरेज का कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपके 20% एफर्ट्स आपका 80% रिजल्ट देके जाते हैं, पर अक्सर हम जो हमारे रिमेनिंग 80% होता है, हम अपनी सारा ध्यान, अपनी एनर्जी उस पर ही खर्च करते चले जाते हैं। और जनरली फ्यूचर की बात तो हम करेंगे, बट इसका एक एग्जांपल आपको अपने पास्ट में मिलेगा कि अक्सर हम लोग ये ट्राई करते हैं ये देखने की कि हम पास्ट में क्या अलग कर सकते थे। वी लुक बैक, भले ही हम 30 साल के हों, 40, 50, 60, 70, हम यही सोचने की कोशिश करते हैं यार उस समय अगर मैं ये कर लेता तो शायद बेहतर होता, या उस टाइम अगर उस पर्सन को मैं छोड़ देता या उस पर्सन के साथ हो जाता तो शायद मेरे लिए बेटर होता, या मैं उस सिटी में होता तो शायद बेटर होता, एंड सो ऑन। एंड हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं ये बैटल अपने अंदर चलाने में कि काश हमने ये किया होता। अगर हम इसमें से अपनी एनर्जी निकाल पाएंगे तो शायद हम अपने प्रेजेंट को भी बेहतर जी पाएंगे, और अपने फ्यूचर को, भले ही वो फ्यूचर छोटा हो, बड़ा हो, कितना भी लंबा हो, हम 1 साल तक ही आगे का देख पा रहे हो या 10 साल आगे का देख पा रहे हो, पर उस फ्यूचर को एंश्योर करने का तरीका ये नहीं है कि आप पुरानी मिस्टेक्स को बार बार अपने माइंड में घुमाते रहें। आप अगर पुरानी मिस्टेक में से कोई भी लेसन भी निकालना चाहते हैं तो वो लेसन एक बार निकाला जा सकता है, पर वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद उस पर बार बार सोचना एक तरह का इंटरनल बैटल होता है जो आप हमेशा लड़ते रहते हो और भूल जाते हो कि वो कितना टाइम आपका खाता है। डेफिनेटली सागर, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी आपको डिवाइस करना पड़ेगा कि हो सकता है कि उस समय आपने गलत डिसीजन लिया है और अब वो बैटल ख़त्म हो चुकी है। सो अब आपको करंट सिनेरियोज में से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मैं कौन से फ्रंट्स पे एक्चुअली स्ट्राइव करना चाहता हूँ, स्ट्रगल करना चाहता हूँ। एंड ज़रूरी नहीं है ये जो स्ट्रगल करने के मौके होते हैं ये बड़े बड़े मौके हों, जैसे करियर चेंज के मौके या स्कूल कॉलेज के मौके, ये कभी कभी बहुत छोटे इंस्टेंसेस में भी आ जाते हैं। मुझे पर्टिकुलरली याद है, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इंस्टेंस हुआ था। हमारे जो ऑफिस है उसके पीछे की जो गली है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही नैरो है, एंड जब वो मेन रोड पे ज्वाइन करते हैं तो एक स्टीप स्लोप है जिस पे चढ़ के आप मेन रोड पे जाते हैं, एंड मेन रोड पे डेफिनेटली बहुत ट्रैफिक रहता है, तो उस गली में से गाड़ी बाहर निकालना अगर आप उस तरफ से निकल रहे हैं तो हमेशा बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि पतली सी गली है, चढ़ाई है और साथ में आसपास दोनों तरफ बहुत सारे व्हीकल्स खड़े रहते हैं, टू व्हीलर्स। एक्चुअली प्रीटी डिफिकल्ट। या सो अभी रिसेंटली हुआ ये था कि मैं उस पूरी स्लोप पे चढ़ गया था और मैं मेन रोड को टच कर चुका था और मुझे सिर्फ टर्न करना था, एंड सामने से एक लेडी आई
एंड उनको उस गली में आना था, तो उन्होंने मेरे आगे आके गाड़ी लगा दी एंड शी हॉन्ग्ड ऑन मी। एंड मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स था कि अरे मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ और मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ रोड पे, Right. तो मुझे निकल जान दो, आप 1 मिनट बाद निकल देना। बट पता नहीं मेरा मूड उस दिन क्या हुआ, तो मैंने रिवर्स गियर लगाया और बड़ी धीरे धीरे स्लोप से नीचे उतारते हुए दोनों तरफ के 2 व्हीलर्स बचाते हुए मैं काफ़ी पीछे 200-250 मीटर गया उस पॉइंट तक जहाँ पे 2 गाड़ियाँ निकल सके और फिर वो लेडी निकल पाए। जब उन लेडी की कार मेरे पास से आई तो उन्होंने मुझे थम्स अप दिया और वो स्माइल करती हुई चली गई। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड कि दिस वाज अ फाइट नॉट वर्थ टेकिंग। अगर मैं रुकता, उनसे बहस करता, तो प्रोबेबली अभी जो मुझे 2 मिनट लगे हैं वो 10 मिनट के हो जाते और उसके बाद आने वाले 2 घंटे तक मेरा दिमाग खराब रहता। राइट। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल कि आपको पता चलता है कि आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही बहुत लिमिटेड है। अगर आप उसको ऐसी जगह खर्च कर देंगे जहाँ पे उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो नुकसान आपका ही है। एक सिनेरियो में आपको 2 मिनट लग रहे हैं और आपको एक पॉजिटिव स्माइल और थम्स अप मिला है, और दूसरे सिनेरियो में आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं और उसके बाद आने वाले 1 से 1.5 घंटे तक आप चिड़चिड़ाते हुए गुस्से में जाते हैं। तो आपका टाइम भी ज़्यादा ख़राब होता और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा ड्रेन होती। आई थिंक एक चीज़ जो अक्सर हमारे साथ हो जाती है, आई एम श्योर आपके साथ भी होती होगी, कि कहीं ना कहीं हम आर्ग्यूमेंट में जाना चाहते हैं। वी बेसिकली लव ड्रामा, वी लव बीइंग ड्रामेटिक अबाउट थिंग्स, और हमें आर्ग्यूमेंट करना इन जनरल पसंद होता है। अगर आप देखोगे भी तो न्यूज़ चैनल पे जब आर्ग्यूमेंट चलता है तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर बोलना चाहते हैं और अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं एंड सो ऑन। अल्टीमेटली जैसे कि न्यूज़ के डिस्कशन में होता है, उस आर्ग्यूमेंट से कुछ होता नहीं है। पीपल हु आर सिटिंग देयर आर नॉट गोना चेंज एनीथिंग, वो सिर्फ बात कर रहे हैं। पर इससे एक चीज़ हमारे कल्चर के बारे में भी और हमारे बारे में भी पता पड़ती है कि हमें आर्ग्यूमेंट करना इन जनरल अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है अगर हम किसी को हरा दें उस आर्ग्यूमेंट में एंड सो ऑन, भले ही उससे ओवरऑल हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा हो। पर मुझे लगता है एट द सेम टाइम कि हर छोटी चीज़ आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करती है। जैसा आपके एग्जांपल में मौजूद चल कि अगर आप उस टाइम शायद गुस्सा दिखा देते, उस टाइम आर्ग्यू कर लेते, तो मे बी उस पर्सन को कोई फ़र्क पड़ता, मे बी नहीं पड़ता, बट इट इज़ अ गारंटी कि आपका दिन या एटलीस्ट आपके कुछ घंटे ज़रूर ख़राब होते। ओवरऑल लाइफ में वो कुछ घंटे मैटर नहीं करते, पर धीरे धीरे ये सारे घंटे एड अप होते जाते हैं, और जब आप अपनी लाइफ में वापस देखोगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपका समय कहाँ चला गया, एंड यू विल नो समवेयर डीप डाउन कि शायद इसी टाइप की चीज़ में वेस्ट हुआ होगा। सागर, आप नोटिस करेंगे कि हम नॉर्मली हर फ्रंट पे जीतना भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। अगर हम किसी बड़ी चीज़ से अपना ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढ पाते हैं, तो हम इन छोटी छोटी विंस पे अपना ईगो Right. सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तब भी देखने को मिलता है जब आप नोटिस करते हैं कि एक टोल प्लाजा पे बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने या बहुत बड़े बिजनेसमैन ने टोल प्लाजा के लोगों को पीट दिया। किस लिए? सिर्फ 20 रुपये के लिए। एंड आप नोटिस करेंगे कि अगर आप इतने ही बड़े इंसान हो तो 20 रुपये आपके लिए वैल्यू नहीं रखते हैं, तो उस 20 रुपये के लिए आप टोल प्लाजा वाले से क्यों झगड़ा करेंगे? इट इज़ सिंपली कि आप अपना ईगो सेटिस्फैक्शन करना चाह रहे हैं। एंड यही चीज़ यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है कि क्या आपकी एनर्जी, क्या आपका टाइम वर्थ था उस 20 रुपीज़ के? और अगर नहीं था तो आपके पास बहुत सारे मौके होते जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से कुछ सच में अच्छा करके, कुछ प्रोडक्टिव करके अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए ज़्यादा ईगो सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा बूस्ट लेके आ सकते थे अपनी ज़िंदगी में। एंड हमें इसलिए अपनी बैटल्स बहुत वाइजली चूज़ करना बड़ा ज़रूरी है, डेली बेसिस पे भी और लॉन्ग टर्म में भी, कि हम प्रॉपरली अपने टाइम और एनर्जी को एलोकेट कर सकें जो कि एक्चुअली लिमिटेड है, और हम मैक्सिमम ग्रोथ पा सकें। क्योंकि आपने पास्ट में पॉलिटिकल डिबेट्स की बात की थी जो टीवी पे होती है, उसी पॉइंट को आगे रेफरेंस में ले जाना चाहता हूँ मैं। आप नोटिस करेंगे कि आजकल का वर्ल्ड बहुत पोलराइज्ड हो गया है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, इट इज़ ऑल्सो रिलीजन एंड अदर फैक्टर्स। तो आप नोटिस करेंगे कि लोगों के व्यूज़ बहुत स्क्यूड है कि ये पार्टी अच्छी है या वो पार्टी अच्छी है। एंड जब आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जो आपके अपोजिंग व्यूज़ का होता है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप उसको किसी तरह से हरा दें, किसी तरह से ऐसी बात बोल जाएं जिससे उसको गलत साबित कर सकें और बोल पाएँ कि तुम तो गलत थे और मैं सही था। एंड अगेन दिस इज़ वन बैटल जहाँ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके डिस्कशन से कुछ वर्ल्ड में चेंज नहीं हो रहा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट तो जीत जाए पर आप वो रिलेशनशिप हार जाएंगे। अगर किसी पर्सन को आपने किसी आर्ग्यूमेंट में हराया है तो चांसेस कि अब वो आपके प्रति एमिकेबल बिहेवियर रखेगा बहुत कम है। सो नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट ओवर अ रिलेशनशिप। आपको आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा उस रिलेशनशिप की वैल्यू है, क्योंकि रिलेशनशिप इतने साल तक था, इतने साल तक उस पर्सन ने आपके लिए इतना किया था। हो सकता है एक कैची लाइन बोलकर या एक बहुत अच्छा लॉजिकल पॉइंट बोलकर आप उस आर्ग्यूमेंट को तो जीत जाएंगे, पर उस आर्ग्यूमेंट के जीतने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, पर वो रिलेशनशिप, क्योंकि उस पर्सन का ईगो हर्ट हुआ है, डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा।
उसमें ये होता भी ना, यू कैन नॉट कन्विंस समवन अगेंस्ट देयर ओपिनियन। वो आपसे अग्री कर भी जाएंगे तो भी उनका ओपिनियन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ओपिनियन वैसे भी काफ़ी मुश्किल से चेंज होता है। मैंने बहुत बार ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लोगों से किए हैं जहाँ पे मेरे को पता था कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, एटलीस्ट बाद में। अ वेरी कॉमन थिंग इज़, जब आप अपने यंग ईयर्स में होते हो तो वन थिंग दैट यू पिकअप इज़ कि मुझे कभी भी शादी नहीं करनी, या आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। एंड आई डोंट नो व्हाई बट एडल्ट्स लव टू आर्ग्यू विथ यू ऑन दैट। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के काफ़ी सारे फ्रेंड्स के अलग अलग पेरेंट्स से मैंने बात की और उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि क्यों शादी नहीं करनी चाहिए, या क्यों इसका कोई मतलब नहीं है, या अरेंज मैरिज क्यों गलत होती है, या लव मैरिज क्यों अच्छी होती है, या मुझे तो ऐसे ही चाहिए एंड सो ऑन। एंड वॉट एक्चुअली हैपन्स इज कि आपका टाइम और एनर्जी तो बहुत लग गया, पर ना वो कन्विंस हुए और ना आप कन्विंस हुए। एंड इट टर्न्ड आउट कि जब आप खुद एक्चुअली बड़े हुए तो दे वर प्रोवन राइट इन सम वे और द अदर। तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो ही प्रोवन राइट होंगे, बट इवन इफ़ यू नो कि आप सही हो तो इट इज़ इनफ टू नो कि आप सही हो, इट इज़ इनफ टू होल्ड ऑन टू योर बिलीफ एंड सी इफ़ लाइफ अग्रीज विथ यू। अगर आगे जाके वो चीज़ चेंज होती है तो दैट्स ओके, पर एटलीस्ट आपकी जो टाइम और एनर्जी होगी वो बच जाएगी। जो आपने टोल प्लाजा का एग्जांपल दिया, उसमें मेरे को याद आया कि इस टाइप का वीआईपी कल्चर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आई रियली हेट इट व्हेन समवन टेक्स इस तरह का एडवांटेज अपनी पावर का, पोजीशन का, और मार नहीं भी रहे हो तो भी उस पर टोल ना देना वगैरह वगैरह मुझे पसंद नहीं आता। और मैं इससे भी बहुत चिंतित होता था, मुझे लगता था कि ये तो गलत है और कुछ होना चाहिए एंड सो ऑन। फिर मुझे समझ में आया कि एज लॉन्ग एज मैं जा रहा हूँ और मैं खुशी से पैसे दे के आगे बढ़ रहा हूँ और क्या हो रहा है उससे मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स कि हम लाइफ के आसपास हमारे न्यूज़ में या फिर इंटरनेट पे या फिर दोस्तों की फीड्स, न्यूज़ फीड्स में वगैरह बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं और उससे इतने ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि हमें लगता है नाउ वी हैव टू प्रूव देम रॉन्ग और राइट देयर इन द कमेंट्स, या फिर यूट्यूब कमेंट्स में या फिर फेसबुक कमेंट्स में। कुछ भी पोस्ट अगर कोई करता है तो हम उसको भले ही इन्जॉय नहीं करते, पर उसको गलत प्रूव करने में या अपना ओपिनियन रखने में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वी डोंट रियलाइज़ कि हम उसमें समय कितना दे रहे हैं, एनर्जी कितना दे रहे हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट कि उससे कितनी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। भले ही आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही होंगे, सामने वाला कम्प्लीटली गलत हो सकता है, बट क्या ये आर्ग्यूमेंट फेसबुक पे या यूट्यूब पे करना चाहिए, या सामने कभी बैठ के एक प्रॉपर ग्रोन अप डिस्कशन होना चाहिए? इस टाइप की चीज़ भी हमें सोचनी चाहिए। सागर, मुझे लगता है कि अगर किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी डिबेट में या किसी टॉक में कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है और अगर दोनों पार्टीज रिसेप्टिव नहीं है अपने ओपिनियंस को चेंज करने के लिए, तो उसका कोई मतलब या कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। राइट। एंड ये जस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स की या रिलीजन की बात नहीं है। मुझे याद है कि बहुत लंबे समय तक और अभी भी हम दोनों अपने आप को एथिस्ट मानते हैं, एंड क्योंकि आपने इस बारे में काफ़ी बुक्स पढ़ी थी, सो वी यूज टू गेट इन डिबेट्स के जहाँ पे हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि गॉड नहीं होता है एंड रिलीजन इज़ फेक एंड लेट्स ट्राई एंड कन्विंस देम। एंड आप नोटिस करेंगे कि वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, पर कुछ होता नहीं है। सो ऐसे बहुत सी बार हो सकता है कि नॉट इन दिस केस बट इन अदर केसेस जहाँ पे आपको पता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, पर अगर आपको पता है कि सामने वाला ओपन नहीं है उसे रिसीव करने के लिए, तो उस पूरे कन्वर्जेशन में सिर्फ एनर्जी लॉस होने वाला है। एंड वो एनर्जी आप बचा के उस जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप सच में ग्रो करना चाहते हैं। किसी को गलत प्रूव करके या किसी से आर्ग्यू करके अपना ईगो बूस्ट लेना आपके रिलेशनशिप को तो ख़राब करेगा ही, आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर वो हैबिट बनती जाती है। सो आप बहुत से लोग देखेंगे जो कोई ऐसी पोस्ट देखते हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे जो उनके व्यूज़ के अगेंस्ट होती है, बट वो स्क्रॉल डाउन कर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है दे डोंट हैव द बैंडविड्थ यहाँ पे यूज़ करने की, उनकी पावर और उनकी एनर्जी कहीं और यूज़ होने वाली है। एंड देन देर आर लॉट ऑफ पीपल जो नेट पे कुछ भी देखते हैं और उस पर रिप्लाई करना चालू कर देते हैं। कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, दे हैव अ ओपिनियन एंड दे रिप्लाई अगेंस्ट इट, एंड दीज आर द पीपल जिनको हम ट्रोल्स बोलते हैं बेसिकली। सो आप नोटिस करेंगे कि मोस्टली ये ट्रोल्स वही लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में खुद बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। थियोडोर रूजवेल्ट की एक बहुत अच्छी स्पीच भी है बाय द नेम मैन इन द अरीना, एंड इस स्पीच में वो यही बात करते हैं कि इट इज़ नॉट द क्रिटिक हु काउंट्स। जो क्रिटिक है, जो ओपिनियन दे रहा है, उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ द पर्सन एक्चुअली जो अरीना में है, जो लड़ रहा है, जो गिर रहा है, जो हार रहा है, जो ब्लड स्वेट से पूरा सना हुआ है, उसकी वैल्यू होती है। सो ओपिनियंस की आप वैसे भी नोटिस करेंगे बहुत वैल्यू है नहीं, अनलेस आप कोई ऐसी चीज़ पे बोल रहे हैं जिसे बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया जाएगा। ओपिनियंस आर नॉट चेंजिंग द वर्ल्ड, इट इज़ एक्चुअली एक्शंस और आपका आउटपुट जो वर्ल्ड में चेंज लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंज लेके आ रहा है।
सो हो सकता है आपको ये लग रहा है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उस फ्रीडम ऑफ स्पीच से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही बात है। इसमें मुझे ये भी लगता है कि हम अक्सर ना जो भी बिलीफ हमारी होती है उसके डिफेंडर अपॉइंट कर लेते हैं खुद को। ऐसा लगता है कि जैसे जो भी हमारी बिलीफ है, अगर हमने उस चीज़ को डिफेंड नहीं किया या हमने सामने वाले को कन्विंस नहीं किया तो और कौन करेगा, या फिर ये बिलीफ गुम जाएगी या सो ऑन। बट व्हाट आई रियलाइज इज कि एवरी बिलीफ यू हैव, बहुत चांसेस हैं कि एग्जैक्ट सेम बिलीफ किसी और की होगी। पर अगर आप अपनी सारी एनर्जी इसी चीज़ में गुजारेंगे, ऐसे लोगों से बात करने में जो उसके खिलाफ हैं या उसके अगेंस्ट बिलीव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी स्टक इन द लूप जहाँ पे आप बस आर्ग्यू कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव निकल नहीं रहा। और ऐसा नहीं है कि ये लोग इंटरनेट पे हो सकता है ये आपके दोस्त हों या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आर्ग्यूमेंट या ड्रामा पसंद है, विच इज़ एज वी वर टॉकिंग अबाउट मोस्ट पीपल। तो अगर आप इसी में अपनी एनर्जी खर्च करते रहेंगे, अगर आप अपनी बिलीफ को डिफेंड करने में ज़्यादा समय गुजारेंगे, तो उस बिलीफ को जीने का टाइम आपके पास रहेगा ही नहीं, आप उस बिलीफ को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, इफ़ यू बिलीव कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू, आपके लिए सब अच्छा होता है, आप बहुत लकी हैं, तो आप बताइए कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है, सिर्फ उस लक को जीना या ये आर्ग्यू करना कि नहीं लक आपका बहुत अच्छा है और नहीं दुनिया सब अच्छी है और मेरे लिए सब अच्छा होता है। क्योंकि कोई ना कोई तो आपको बोलेगा नहीं नहीं, लाइफ में जब रियलिटी हिट करती है तब समझ में आता है। पर यू हैव टू चूज़ कि इनमें से कौन सा बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपको आपकी लाइफ आपके हिसाब से शेप करनी है, ना कि किसी और के ओपिनियन के हिसाब से, भले ही वो ओपिनियन आपके ओपिनियन से अलग हो। डेफिनेटली सागर, और जैसा कि आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये आउटसाइड वर्ल्ड से ही कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, एंड मोर ऑफन देर नॉट ये कॉन्फ्लिक्ट्स या ये जो कंपटीशन होता है हमारी फैमिली से भी होता है। आप नोटिस करेंगे कि पर्टिकुलरली हमारे पेरेंट्स हमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं अगर हम जॉब में स्टक हो जाते हैं, या वो व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि वही सच है और वो हमें बताने की कोशिश करते हैं। एंड हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स उसमें ये होता है कि हम उन्हें शन करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आप नहीं समझते आजकल का जॉब एनवायरनमेंट अलग है, या व्हाट्सएप पे हर चीज़ सच नहीं आती, आप तो किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं। एंड आप नोटिस करेंगे कि इससे वो कन्वर्सेशन एंड नहीं होता है। जब वो आप बोल चुके होते हैं तो वो थोड़ा सा हर्ट फील करते हैं, वो चिंतित अभी भी उतना ही है, उनका कंसर्न अभी भी वहीं पे है, बट वो हर्ट फील करना चालू कर देते हैं। रैदर दैन दैट आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनकी बात सुन लें, करना नहीं करना कोई चीज़ तो हमेशा आपके ऊपर ही है। सो आप उनको ये एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं कि आपने उनकी बात सुनी है, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप उनको शांति से जाके बोल सकते हैं कि मॉम डैड आपने जो ये सोल्यूशन बताया था इतना वर्क नहीं कर रहा है, सो मैंने इसको ट्राई नहीं किया, डिस्पाइट मैंने ये करने की कोशिश की और इससे मुझे बेटर रिजल्ट्स मिले। नाउ इंस्टेड ऑफ अ आर्ग्यूमेंट और एक थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट, यू हैव उनके मन की शांति, आपने किया तो वही जो आप करना चाहते थे, सो आपके मन की शांति एंड अ मोर एमिकेबल रिलेशनशिप। सो दिस इज़ अनदर वन बैटल जो नॉर्मली हमारे घर में हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे घर वाले नहीं समझते हैं और हम उसे आर्ग्यूमेंट से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस अगेन दिस बैटल इज़ नॉट वर्थ फाइटिंग। यहाँ पे आप जितनी एनर्जी खर्च करेंगे उससे बहुत कम एनर्जी में आप बेटर रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक सचिल बहुत आसान भी होता है अज्यूम करना कि हाँ ये तो होता ही है, या पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट बहुत नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल बात इसलिए क्योंकि हम अपने कल्चर में ये सुनते हैं, हमारे आसपास ये बातें होती हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको अपनी नॉर्मल बात बताएं। स्पेशली पेरेंट्स के लिए ट्रू हो जाता है कि वो अपने लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे होते हैं वेयर दे जस्ट वांट टू बी हर्ड। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, और सुनने का मतलब हमें इन आर यंगर ईयर्स हमें लगता है कि अगर हमने सुन लिया मतलब हमें करना वो ही पड़ेगा, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। अगर आप एक सिंपल सी मेच्योर अप्रोच लेके चलो कि आप उनकी बात सुन लो, उससे अग्री भली मत करो, सिर्फ ये बोल दो कि मैं सोच के बताता हूँ, एंड कुछ दिन बाद जैसा कि चर्चिल ने कहा उनसे बात कर सकते हो। यू माइट बी सरप्राइज कि यू एक्चुअली एग्री विद देम। पर अगर आप उसी टाइम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो इट इज़ प्रिटी श्योर कि अगर आप एग्री करते भी होगे तो भी आप उनके खिलाफ बोलने के चक्कर में उनसे डिसएग्री करने की कोशिश करोगे, और इस एनर्जी को इस तरह से वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो उस एनर्जी को आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट के अलावा। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन फोकस ऑन। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में बैटल्स या अपने फ्रंटियर्स चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पे आप अपनी टाइम और एनर्जी लगाएं ताकि आपकी लाइफ का रिटर्न ज़्यादा हो। बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स में, डिस्कशंस में, आप किसी को हराने के लिए जब तक आप अपनी एनर्जी यूज़ करते रहेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपकी ग्रोथ हमेशा लिमिटेड रहती है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपके पास इतनी बैंडविड्थ ही नहीं है कि आप सब जगह लड़ पाएँ, और अगर आप सब जगह लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह के गए, कि आप नोटिस करेंगे कि ये छोटा काम नहीं हुआ, इसने ऐसे बिहेव क्यों नहीं किया, ये भी तो कर सकता था,
इन सब जगहों पे एनर्जी लगाने की जगह अगर आप अपने वर्क में, जिस जगह जो आपका काम है वहाँ पे अपना पैशन और एनर्जी लगाने की कोशिश करेंगे, सो आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। अनदर सिनेरियो जिसमें यही सेम चीज़ प्ले होती है जब हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं। आप नोटिस करेंगे कि लोग जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, एंड इन टर्न दे फाइट। वो एक नो बॉल के ऊपर या एक वाइड बॉल के ऊपर लड़ लेते हैं, इतनी बुरी झगड़ा हो जाता है कि मारपीट हो जाती है। एंड उनमें से कोई भी क्रिकेटर नहीं है, किसी भी इंसान का प्रोफेशन क्रिकेट नहीं है जिसमें उसको एक्सेल करना ज़रूरी है। वो जस्ट एक छोटा सा गेम है। एंड इन नो वे आई एम सेइंग कि आपको कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, आप डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, बट व्हेन इट टर्न्स इनटू अ फाइट, आपको पता होना चाहिए कि एक हार से या एक नो बॉल से या एक एक्स्ट्रा रन से या एक कैच सही था या नहीं था, इस बात को प्रूव करने से आपकी लाइफ पे इनसिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस होता है। आप ये मैच हार भी जाएंगे या उसको 6 रन मिल भी जाएंगे तो आपकी लाइफ में इंटर्न कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। आप ज़िंदगी में ज़्यादा पैसे नहीं कमाने वाले हैं, आपकी फैमिली ग्रोथ लॉन्ग होराइजन में जो भी होने वाली है उस पर किसी पे कोई अंतर नहीं आने वाला है। बट हम अपना सारा पैशन ले जाके उसी पॉइंट पे लगा देते हैं। अगर उसके कन्वर्स में हम वही सारा पैशन इकट्ठा करते हैं और अपने वर्क में लगाने की कोशिश करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं। अगर आप में इतनी ही एनर्जी है, इतना ही पैशन है, तो उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ कीजिए उस जगह पे जहाँ पे आपको वो रिटर्न्स दे सके। और ये बहुत आसानी से आप देख सकते हो। मुझे इससे एक किस्सा याद आया कि मेरे कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं एंड अभी लॉकडाउन के दौरान भी दे वर प्लेइंग सितोलिया या पिड्डू जिसको बोलते हैं, आपने शायद बचपन में खेला हो। और मैंने देखा था कि व्हेन आई वॉच देम तो वो खेलते कम हैं और चिल्लाते लड़ते ज़्यादा हैं। पहले तो मुझे लगता था कि शायद ये बच्चे ऐसे ही करते होंगे, हम जब छोटे थे शायद हम भी एग्जैक्टली यही करते थे। बट इट केम टू अ पॉइंट कि मैंने ऊपर से उनको चिल्ला के कहा कि यार खेल तो लो, तुम खेलने आए हो। बिकॉज इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर 1 आवर और उसमें से अगर आप ऑलमोस्ट 90% टाइम लड़ने में या फिर बाउंड्री सेट करने में या फिर बॉल किसको लगी थी और किसको नहीं लगी थी में निकालते हो, तो आपका जो खेलने का टाइम है वो तो 10 ही मिनट का रह जाता है और आपका बाकी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड आपको लगता होगा कि ये सिर्फ बच्चे करते हैं, पर हम बड़े भी एग्जैक्टली यही चीज़ करते हैं। बस जब हम बड़े होते हैं तो हमारी लड़ाइयाँ बदल जाती हैं। वी पिक बैटल्स विद आवर कॉलीग्स, वी ट्राई टू बी राइट अमंग फ्रेंड्स, हम घर पे अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं सो ऑन। जबकि सही तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए आप वहाँ पहुँचे क्यों हैं। अगर आप आज जाके कोई गेम खेलेंगे, आपको मालूम है कि आपकी लाइफ कितनी बिजी है, तो यू विल ट्राई टू प्ले मोर एंड मेक लेस रूल्स और उसमें ज़्यादा टेंशन कम लेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि यू नो कि आपको खेलने का उतना ही टाइम मिल रहा है। तो सिमिलरली लाइफ में आप जो भी कर रहे हो, भले ही वो पढ़ाई है या वर्क है या वॉट एवर यू इन्जॉय डूइंग, उसको भी करने का आपके पास लिमिटेड ही टाइम है। जस्ट बिकॉज आप बैठ के और सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और उन चीज़ों पे फोकस करने लगे। आपका लेज़र फोकस ही लाइफ में आपको आगे लेके जाता है। आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो वो लाइफ में उतनी और बड़ी हो जाती है। तो अगर आप ये छोटे छोटे बैटल्स पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये आर्ग्यूमेंट्स आपकी लाइफ में ज़्यादा होंगे रादर दैन जो एक्चुअल गेम आपको खेलना था। एंड सागर, आप नोटिस करेंगे कि इसका सबसे पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट जो आ सकता है वो ये हो सकता है कि मज़ा उसी में आता है जब आप कॉम्पिटिटिव होकर खेलते हैं। एंड नोबडी सेज कि आप कॉम्पिटिटिव होकर नहीं खेल सकते, बट अगर आपका कॉम्पिटिटिवनेस आपको उस पॉइंट पे लेके जा रहा है जहाँ पे आप एक्चुअली खेल ही नहीं पा रहे, सो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। व्हाट आर यू कम्पीटिंग फॉर दैट? यस, डेफिनेटली। एंड वही चीज़ जब हम आगे बड़े होते तो हमारी वर्क लाइफ में भी चली जाती है। आप नोटिस करते हैं कि लोग अब जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपनी लाइफ को फुलफिल करना चाहते हैं। वो जॉब में उनका सिर्फ एक पर्पस होता है कि इस कलीग को मेरे को हराना है, इससे ज़्यादा रेटिंग आनी है, किसी तरीके से मैं इसकी रेटिंग कम करवा दूँ, किसी तरीके से मैं बॉस की नज़रों में इसको नीचा गिरवा दूँ। एंड जब तक आपका एटीट्यूड लाइफ में इस तरीके का है तो आप नोटिस करेंगे कि आप ऐसे फ्रंटियर्स पर लड़ रहे हैं जहाँ पे डेड एंड है। आप लड़के जीत के आगे तो निकल जाएंगे पर आपके लिए वहाँ कुछ नहीं है, आपको वापस रिवर्स जाना पड़ेगा और अपना रास्ता क्रेव करना पड़ेगा। सो ऐसे एंड्स पे फाइट करना जहाँ पे आपकी ग्रोथ का कोई कारण नहीं है इज़ अ कंप्लीट वेस्ट एंड कंप्लीट डिजास्टर्स। और जब तक आप अपनी लाइफ में से इस तरह के फ्रंटियर्स हटाएंगे नहीं तब तक आप रियल फ्रंटियर पे आगे नहीं बढ़ सकते। हम सभी के पास बहुत सारा पोटेंशियल होता है और आप नोटिस भी करेंगे कि कुछ ऐसे लोग जो स्कूल कॉलेज में ऐसा लगता था कि इसके पास कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है और ये तो कितना कितना कुछ कर जाएगा, लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में खो के रह जाते हैं। एक छोटा सा गुस्सा, एक छोटी सी चीज़ में खोना आपकी पूरी लाइफ का टर्न चेंज कर देता है। एंड आपको इसी से बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि हमें सच में वही फ्रंटियर्स चूज़ करने, उन्हीं जगह अपनी एनर्जी टाइम लगानी है जहाँ पे एक्चुअली रिवॉर्ड्स निकल के आ सके।
मुझे लगता है इसमें पैसे की तरफ हमारा एटीट्यूड बड़ा सही रहता है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई ऐसा होता है। मे बी बिकॉज हम उसके लिए मेहनत करते हैं या ओवर टाइम हमें ईजी नहीं मिलता है या समथिंग, मे बी द कल्चर, पर हम पैसे को बड़ा प्रेशियस मान के चलते हैं। तो जब भी हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है या पैसा खर्च करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से बचा लें, अपना नुकसान बचा लें। हम डिस्काउंट्स देखते हैं, वी ट्राई एंड मेक श्योर कि हमको बेस्ट में से भी बेस्ट डील मिले, सबसे ज़्यादा पॉसिबल डिस्काउंट मिल पाए। हम दुखी हो जाते हैं अगर हम उतनी बार्गेनिंग नहीं कर पाते जितना हमें लगता है हमें करनी चाहिए थी या जितना डिस्काउंट हमें मिलना चाहिए था। एंड आई थिंक शायद इसलिए क्योंकि किसी तरह से ऐसा हुआ है कि हम पैसे को या मनी को या वेल्थ को एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह देखते हैं। अगर हम सिमिलर तरीके से अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने एफर्ट को, इन चीज़ों को देखने लगे कि ये भी उतनी ही प्रेशियस है, ये एक रिसोर्स है जो आपके पास आपको लगता होगा अनलिमिटेड है पर एक्चुअली लिमिटेड ही है, अगर फिर उसको खर्च करने की कोशिश करें तो शायद वी विल बी मोर अवेयर कि हम उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं, एंड देन वी विल फोकस ऑन ओनली स्पेंडिंग इट ऑन थिंग्स जो मैटर करती है लाइफ में रियली। सागर, क्योंकि आपने पैसे की बात की तो मैं एक लास्ट पॉइंट पैसे से रिलेटेड बोल के एंड करना चाहूँगा मेरे एंड पे, कि आप पैसे के केस में भी नोटिस करेंगे कि बहुत बार आप ऐसे फ्रंटियर्स पे लड़ते हैं जहाँ पे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सो आप नोटिस करेंगे कि बहुत वेल टू डू घर के लोग रद्दी की कीमत के लिए फ़ाइट कर रहे हैं या सब्जी वाले से 1 रुपया कम कराने के लिए लड़ते रहते हैं। एंड अगेन दिस इज़ अ फ्रंटियर जहाँ पे लड़ने का या जहाँ पे अपनी एनर्जी खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ पे हो सकता है 1 रुपये बचा लें, बट आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितनी है? अगर आप एक जॉब में बहुत सीनियर पोजीशन पे या नॉर्मल पोजीशन पे भी हैं तो आप वो 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करके शायद कई ज़्यादा कमा लेते उस 1 रुपये या 10 रुपये से ज़्यादा। सो आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा इस एनवायरनमेंट में भी कि आप अगर मनी स्पेंड कर रहे हैं तो वो भी किन फ्रंटियर्स पे फाइट कर रहे हैं। कुछ छोटा सा अमाउंट बचाने की बैटल लड़ने से अच्छा है आप बड़ा अमाउंट कमाने की बैटल लर्न करें, क्योंकि जब आप बड़ा अमाउंट कमाने की बैटल में फाइट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी ऐसे तो इनकम बढ़ी रही है, आपके पास अब वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। सो वो उस फ्रंटियर पे लड़ना आपको ग्रोथ देता है। एंड कॉस्ट तो आप हमेशा एक अमाउंट तक ही कम कर सकते हैं। आप बेस्ट डील भी लेके आ जाएंगे तो दिस वुड नॉट गो बिलो दिस, बट द सीलिंग ऑन अर्निंग इज़ नॉट देयर। सो आप कितना भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, तो उस डायरेक्शन में मूव करना डेफिनेटली बेटर होता है। सो उस बैटल को चूज़ करना जहाँ पे आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, गिव्स यू अ चांस टू ब्लूम योरसेल्फ, टू ग्रो योरसेल्फ एंड टू बिकम बिगर। एक और चीज़ चर्चिल जो मुझे लगता है आप कर सकते हो अगर आप इन आर्ग्यूमेंट से और छोटे छोटे बैटल से बचना चाहते हो, इज़ टू ब्रिंग एम्पैथी। अगर आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करोगे, आप ये सोचने की कोशिश करो कि उनके लाइफ में क्यों कुछ चीज़ हो रही है, क्या चल रहा है और उनका इस टाइप का ओपिनियन क्यों है, तो शायद इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, वो क्यों इस तरह से बिलीव रखते हैं या वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। एंड उससे आपको मदद मिलती है उनका नज़रिया समझ के आगे बढ़ने में। इनफैक्ट अगर आप कभी ऐसे छोटे इंसिडेंट में जाते हैं जहाँ पे आप पर्सन को जानते नहीं, लाइक किसी ने आपको ओवरटेक कर लिया या आप एक्सीडेंट में घुस गए, तो व्हाट यू कैन डू इज़ थिंक अबाउट कि उनकी लाइफ में भी तो कितनी दिक्कत हो रही होगी। जितना गुस्सा आपको आ रहा है उतना गुस्सा उनको भी उस एक्सीडेंट में या उस इवेंट में आ सकता है या किसी सिमिलर इवेंट में आ सकता है। उनको कितना बुरा फील होता होगा जब ऐसा कुछ उनके साथ होता होगा। एंड काश आप उनके लिए कुछ कर पाते, उनको कुछ बोल पाते ताकि उनके फेस पे स्माइल आ पाती, जैसे कि आपके एग्जाम्पल में उस लेडी ने आपको ऑल द बेस्ट दिखा के किया था। तो इस टाइप से अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद यू विल गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन लाइफ, एंड दैट पर्सपेक्टिव इज सिंपली कि आपका कुछ ओपिनियन है, इट मैटर्स, किसी और का कुछ ओपिनियन है, दैट ऑल्सो मैटर्स। और जब तक ये ट्रू है तो हम एक दूसरे से हेल्दी डिस्कशंस तो कर सकते हैं, पर हमें आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। या बेसिकली अगर आप इस तरह की एम्पैथी वाला एटीट्यूड लेके चलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हर इंसान के ओपिनियन की कोई वैल्यू है, एंड देयर हैव बीन सम रीजंस जिसकी वजह से उनका ये ओपिनियन है, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ उनके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिस कारण से उनकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस है। एंड जब तक आप वो जर्नी अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपकी हार्ड फीलिंग्स किसी पर्सन के लिए नहीं है। आप किसी एनवायरनमेंट में चाहते हैं, आप बातें करते हैं और आप बाहर निकल के आ जाते हैं, बट आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है। सो आर होप इन दिस होल डिस्कशन इज़ कि आप अपनी लाइफ में वो बैटल्स पिक करेंगे जहाँ से आपको बेटर ग्रोथ मिल सके, जहाँ पे आप अपना पोटेंशियल रिवाइव कर सकें, जहाँ पे आप ज़्यादा आगे बढ़ सकें। So make sure that you choose your battles very, very wisely. विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली या किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जिसको इस टॉक से बेनिफिट मिल सके। And we would love to know कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा. So make sure to let us know in the comments. इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, फीडबैक, सजेशंस या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें contact@thegoodtalk.in पे उन्हें सेंड कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8889460888,
या सिंपली आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगता है, या आपके पास अगर हमारे लिए कोई क्वेश्चंस हो तो आप वहाँ पे हमें सेंड कर सकते हैं। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर, और मैं हूँ चर्चिल। saying bye bye. बाय बाय।